brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। दलितों की आबादी को हिंदुओं की आबादी से अलग किया जाए। भारतीय समाज की ये सच्चाई है कि भारतीय समाज बहुत सारी जातियों में बटा हुआ है। अगर आप सामाजिक तौर से जातियों को स्वीकार करते हैं तो उनकी गणना से आप क्यों डरना चाहते हैं? नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो जातीय जनगणना कराएगी। काफ़ी समय से ये मांग रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। समय समय पर अलग अलग पार्टियों ने इसकी मांग की थी और अब केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो जातीय जनगणना को तैयार है और जातीय जनगणना कराएगी। हमारे साथ यहाँ आज मेरठ के अनुसूचित जाति के जो दलित वर्ग के लोग हैं वो सब मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि ये जो फैसला सरकार ने किया है जातीय जनगणना कराने का, उससे क्या लाभ होने वाला है और क्या ये मांगे थीं और क्यों ये सरकार ने फैसला किया है। क्या अब जो समय समय पर अलग अलग पार्टियां इसकी मांग करती रही थीं, क्या अब उन पार्टियों की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं इस विषय पे बीजेपी के सामने ढीली पड़ जाएगी, नीचे हो जाएगी? क्या ये लोग अब बीजेपी के साथ इस फैसले पर जाएंगे? हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उन्हीं से पूछेंगे। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर सतीश प्रकाश हूँ और यहीं मेरठ कॉलेज में कार्यरत हूँ। अच्छा सर, समय समय पर जातीय जनगणना की मांग तमाम पार्टियां करती रही हैं और अब केंद्र सरकार ने ये आश्वासन दिया है, ये कहा है कि जातीय जनगणना होगी। इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या मांग है और क्यों ये करी जा रही थी? नहीं, देखिए, भारतीय समाज की ये सच्चाई है कि भारतीय समाज बहुत सारी जातियों में बटा हुआ है। अगर आप सामाजिक तौर से जातियों को स्वीकार करते हैं तो उनकी गणना से आप क्यों डरना चाहते हैं? देखिए, ये सच है कि अगर जाति है तो जातीय डिस्क्रिमिनेशन भी है। अब तो नहीं डर रहे, अब तो वो करा रहे हैं। नहीं, आप सुनिए ना, मेरी बात को सुनिए। करा रहे हैं, अच्छी बात है, स्वागत है उनका, लेकिन ये भी एक सवाल रहेगा। देखिए, कोई भी जो सोसाइटी है, पूरा का पूरा भारत, तमाम जो जातियों में समूह में बटे हुए लोग हैं, अगर वो भारत की मुख्य धारा से जुड़ते हैं तो ये भारत का विकास है ना। एक बहुत बड़ी आबादी के हिस्से को आप अलग थलग करके एक प्रगतिशील भारत या विकसित भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये भी सच है कि उनका हक मारा गया, जैसा यहाँ बातें हो रही थी कि 85-15 की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। और दूसरी बात, एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है। देखिए, ये इतनी छोटी पुरानी, मतलब इतनी ये कल परसों की मांग नहीं है। अगर हम दलित मूवमेंट को देखते हैं तो दलित मूवमेंट में 1907 में दलितों के एक समूह ने, एक शौकत अली, एक रियासत के लोग थे, उनके साथ वो जाकर के बाकायदा उन्होंने अंग्रेज़ों को एक चिट्ठी दी और उन्होंने अंग्रेज़ों से क्या मांग करी कि दलितों की आबादी को हिंदुओं की आबादी से अलग किया जाए। और 1911 में, 1932 में नहीं, जो जातीय जनगणना हुई है, 1911 में इस देश का दलित, जो उस वक्त के जो जनगणना आयुक्त थे एडविन एडवर्ड गेट ने जो है उसको अलग कर दिया, 10 मानक तय किए। और देखिए उसका फ़ायदा क्या हुआ इस देश के दलितों को कि जब इस देश का दलित आरक्षण के अधिनियम 1935 के दायरे में आया तो उसकी जाति के जनगणना उपलब्ध थे और उसको उसकी जाति के अनुरूप जितनी उसका अनुपात था उसी अनुपात में उसको कहीं ना कहीं आरक्षण मिला। अगर आज पिछड़े समाज के लोगों की जातीय जनगणना के आंकड़े अगर उजागर होंगे तो निश्चित रूप से सरकारों के ऊपर और ये जो व्यवस्था के ऊपर ये एक दबाव रहेगा कि इतनी बड़ी आबादी, क्योंकि लगभग हम ये कहते हैं कि 54 से 60% के आसपास पिछड़ों की आबादी है और आरक्षण आप उनको कितना दे रहे हैं? 27%। किस आधार पर दे रहे हैं कि 50% की लिमिट नहीं बढ़ाएंगे? जब आपको सामान्य जाति के लोगों को 10% आरक्षण देना था तब आपकी लिमिट भी कहीं काम नहीं करती। और एक छोटी सी बात जो मैं बड़ा आशावादी भी हूँ कि यह सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। यह हम इसको दलित जो देखते हैं नीली क्रांति का प्रतीक है। अभी ये देश जो है ना, मैं कहता हूं कि ये तीसरी आज़ादी है, ये सामाजिक आज़ादी है। भारत सामाजिक आज़ादी की तरफ बढ़ेगा, तीसरी आज़ादी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि पहली आज़ादी की लड़ाई 1857 वहाँ वो पहली लड़ाई, दूसरी में देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद तो हुआ लेकिन देश राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं आज़ाद था, लेकिन सामाजिक रूप से आज भी भारत में गुलामी विद्यमान है। तो ऐसे में अगर वो आंकड़े निकल के आएंगे, उन लोगों की हिस्सेदारी बढ़ेगी, संसाधनों के अंदर हिस्सेदारी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं ये तीसरी आज़ादी का आगाज़ है और ये भारत के नवनिर्माण में लोग बड़ा अच्छा और बहुत शानदार रोल अदा करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सुशील गौतम है। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है, जातीय जनगणना और जो सरकार कराती है तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ख़ासतौर से दलितों को और अलग अलग जो जातियां हैं उनको क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, इस देश के अंदर जानवरों की, पशुओं की,
शेरों की, चीतों की, गायों की, बकरी की, सबकी जनगणना होती है। और उस जनगणना का फ़ायदा ये होता है कि उनके हिसाब से जो इन्हें इन्वायरमेंट दिया जाए, उनके खाने की व्यवस्था की जाए, उनके आवास की व्यवस्था की जाए, और सरकार उनके लिए पॉलिसियाँ बनाती है और उनके टेक केयर की व्यवस्था करती है। इसी तरीके से जो सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं इस देश के अंदर, जाति क्योंकि सच्चाई है इस देश में, और जो सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं, जो 85% लगभग यहाँ बताए जाते हैं SC ST OBC, ये उनके लिए पॉलिसी बनने का एक माध्यम है। आज तक क्यों डरती रहीं सरकारें, ये भी सोचना है, क्योंकि सरकारों के मन में भी कहीं ना कहीं मनुवाद छुपा हुआ था कि जो एक तबका है उसको ही इस देश के संसाधनों पर अधिकार मिला रहे और वो काबिज रहे। और ऐसा है भी। किसी भी पार्लियामेंट के सचिव सेक्रेटरी पोस्ट पे चले जाइए, वहाँ ओबीसी कास्ट के लोगों को देख लीजिए, SC के लोगों को देख लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लीजिए आप, वहाँ पर इनका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। जैसे डॉक्टर साहब ने कही कि लगभग 54 से 60% यहाँ OBC की आबादी है, OBC कास्ट की आबादी है, लेकिन उनको रिजर्वेशन मिलता है 27%। लेकिन हम 27% कहते हैं, लेकिन आप उत्तराखंड में चले जाइए सर, वहाँ 14% है, वहाँ बंगाल में चले जाइए, वहाँ 10% है। तो ये लोग क्या कहते हैं सर कि यहाँ पर OBC की कास्ट कम है, लेकिन सर जहाँ ज़्यादा है OBC की कास्ट, वहाँ पर आपने क्यों नहीं रिजर्वेशन को, उसको कैप को बढ़ाया है? OBC कास्ट को बढ़ाना चाहिए था। इससे ये फ़ायदा होना चाहिए सर। इसके साथ एक पॉइंट से कि जातिगत गणना करा ली और आंकड़े सुरक्षित रख लिए, इससे काम नहीं चलेगा। ये सरकार की घोषणा है, और अभी भी मुझे सर डाउट है इनकी मनुवादी सोच पर, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और वो केंद्र सरकार ये बोल रही है बिहार चुनाव बहुत नज़दीक है। बिहार की और यूपी की ये सामाजिक पृष्ठभूमि रही है कि जातिगत जनगणना इस देश को प्रभावित करने वाले जो वॉइस है वो बिहार के लोगों की और यूपी के लोगों की रही है। SC ST OBC की ये डिमांड जो सबसे पहले जो डिमांड रखते हैं तो बिहार और यूपी रखता आया है। तो ये जो बिहार के चुनाव को देखकर अभी सुख फुकाना छोड़ा गया हो, क्योंकि कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है, और इस तरीके इसके अंदर क्या क्या कैब होंगे, क्या क्या नियम होंगे और इनको क्या बेनिफिट होगा, ये भी हमें देखना ही पड़ेगा। जिसकी जितनी संख्या है, ये सर काशीराम जी का भी नारा था, ये लोहिया जी का भी नारा था, ये जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए इस देश के संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर, ज़मीन के डिस्ट्रीब्यूशन पर। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अगर आपके पास ज़मीन है इस देश के अंदर तो आप बहुत अच्छे से संसाधनों से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। ज़मीनें सरकार के पास खाली हैं, ये इंदिरा गांधी ने भी कुछ ज़मीनें दी थी। ठेकेदारी प्रथा में भी उसी आधार पर जो सरकारी ठेके छूटते हैं, यहाँ यूपी के अंदर बहन मायावती जी ने की थी। तो ये जो योजनाएं बने, जब जातिगत जनगणना हो तो उन सामाजिक पृष्ठभूमि से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए पॉलिसीज़ आए और इस देश के विकास में भागीदारी उनको सुनिश्चित करने का मौका मिले। कोई भी देश जब तक प्रगति नहीं कर सकता सर, ये अमेरिका भी उदाहरण है। ब्लैक्स और काले का जो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन था, तो वहाँ पर 1963 के अंदर डाइवर्सिटी पैटर्न को लाकर ब्लैक्स को जो धुतकारा जाता था, जब ब्लैक्स उस योजना के अंतर्गत उसमें शामिल होते हैं तो आज अमेरिका वर्ल्ड पावर के रूप में आता है, सामने आता है। वहाँ पर एक मॉडल दिया गया कि हाँ, ये टेक्निकल रूप से ब्लैक्स जो है कारगर नहीं है, ये एयरक्राफ्ट नहीं बना सकते, लेकिन एयरक्राफ्ट में लगने वाला बोल्ट ये बना सकते हैं, और ये बोल्ट सिर्फ ब्लैक से ही खरीदा जाएगा। ऐसी व्यवस्था उस सरकार अमेरिका की गवर्नमेंटों ने की। इसी तरीके से अगर यहाँ टेक्निकल रूप से ये सेक्शन SC ST OBC वीक है, वैसे अब यहाँ एजुकेशन सब तबके में है। वो इंजीनियर भी है, वो डॉक्टर भी है, वो वकील भी है, वो साइंटिस्ट भी है। तो उसकी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा और जो देश को नहीं मिल रहा है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, और जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा है, उसे बड़ी पोस्ट पे सचिव बनने का, सेक्रेटरीट में जाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो पॉलिसीज़ किसके लिए बनाएगा? तो ये जो अभी, क्योंकि ये मनुवादी सरकारें हैं, ये बिहार चुनाव आ गया है, तो मेरा सर अभी संशय है इस बात पर। लेकिन हाँ, अगर ये होता है तो हम वेलकम करेंगे इसका, क्योंकि इस देश का विकास जब ही हो सकता है जब ये 85% जनसंख्या इस देश के विकास में योगदान करे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शशिकांत गौतम है। शशिकांत जी, क्या कहना है आपका? क्या फ़ायदा होने वाला है? सरकारों समय समय पर सरकारों से ये डिमांड होती रही है, सरकार अब जाके
तैयार हो रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए? देखिए, जातीय जनगणना की मांग पुरानी रही है, लेकर डॉक्टर अंबेडकर से डॉक्टर लोहिया हों, चाहे काशीराम जी हों, शरद यादव जी हों बिहार वाले, लालू यादव जी हों, मुलायम सिंह यादव जी हों, जितने भी सामाजिक नेता, समाजवादी नेता, बहुजन आंदोलन के नेता रहे, उन्होंने जातीय जनगणना की समय समय पर मांग उठाई है। लेकिन हमारा देश का दुर्भाग्य SC ST OBC माइनॉरिटी का रहा कि कुछ सरकारें पहले से ही नहीं चाहती इन समाज का भला हो। हमारे समाज की वोट तो ली गई, लेकिन जब हमारे हक और अधिकारों की बात आई तो हमारे हक और अधिकार हमें समय पर नहीं मिले। हालांकि ये जातीय जनगणना बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब सरकार ने ऐसी घोषणा की है कि जातीय जनगणना कराएंगे, तो इसका स्वागत है। इससे यह पता चलेगा कि जो 90% आबादी है SC ST OBC माइनॉरिटी कि उनके देश के संसाधनों में कितनी भागीदारी है। आखिर पता तो चले, देश में 70 सालों में कितने PMO सचिवालय में SC ST OBC के सचिव बने। आखिर पता चले, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने एसोसिएट प्रोफेसर और वाइस चांसलर हमारे लोग रहे। अब आगे जो इससे बात आगे निकल गई है, आगे कैसे निकली है, जब जातीय जनगणना हो जाएगी तो अब जो आरक्षण की बाध्यता है उसे भी आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अब आरक्षण जो है उसके बाद ये मांग रहेगी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाना चाहिए। चाहे डॉक्टर लोहिया हों या काशीराम जी हों, उनके नारे तमाम हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो लोहिया जी ने कहा था, संसोपा ने बांधी है गांठ, पिछड़े पाँव 100 में 60। मान्यवर काशीराम जी ने उसके बाद नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो लड़ाई हमारे महापुरुषों ने 70 साल पहले, 80 साल पहले छेड़ दी थी, लेकिन उसके परिणाम अब आने शुरू हुए हैं। ये कहीं ना कहीं जो शोषित, वंचित, दमित और जो PDA समाज के और 90% के लोग हैं, उनमें खुशी है। लेकिन जैसा कि केंद्र सरकार, अभी बिहार के चुनाव आ रहे हैं, संशय है लोगों में कि सिर्फ गिनती की जाएगी या ये भी बताया जाएगा कि SC ST OBC के लोगों के पास कितने पैसे हैं, कितनी ज़मीनें उनके पास हैं। क्योंकि जब हम एक आंकड़ा पढ़ते हैं देश की संपत्ति का, तो 3% लोगों के पास देश की 73% संपत्ति है। आखिर वो आंकड़े भी तो सार्वजनिक हो। वो 73% संपत्ति जो देश की 3% लोगों पे है, वो 3% लोग किस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी लड़ाई यह भी तो है, सिर्फ जातीय जनगणना ये कह देना कि OBC इतने हैं, SC इतने हैं, माइनॉरिटी के लोग इतने हैं, सिख इतने हैं, ईसाई इतने, यही हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई ये है OBC के लोगों पे कितनी ज़मीन है, OBC के लोग आपने 70 साल में कितने प्रोफेसर बनाए। मैं आपकी बात को काट के कहूँ कि अभी तक तो सिर्फ सभी ने मांग की थी, तो उनकी भी तो सरकारें रहीं, उन्होंने क्यों नहीं इसकी चीज़ को आगे बढ़ाया? देखिए, मांग जो करी है केंद्र सरकार में, ना तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, ना समाजवादी पार्टी की रही, ना लालू प्रसाद यादव जी की रही। इन तमाम नेताओं ने मांग करी, लेकिन जब इन्हें मौका मिलता तो शायद जातीय जनगणना होती। जैसे बिहार में तेजस्वी जी की मांग थी, जब उन्हें मौका मिला जातीय जनगणना करने का तो उन्होंने बिहार में करके दिखाया। अच्छा, आपका क्या नाम है? ब्रह्मसिंह सागर। क्या कहना है आपका? क्या अब जो एक मांग थी उसके बाद अब BJP के साथ चले जाएंगे, मतलब BJP की तरफ कहीं ना कहीं रुख हो जाएगा लोगों का? जो मांग बड़ी दिनों से थी अब वो पूरी होने जा रही है? नहीं, BJP की तरफ नहीं होगा। अच्छा, ये जैसे जैसे जनगणना चल रही है उस हिसाब से, जैसे जरूरत है उस हिसाब से, जैसे पब्लिसिटी बन रही है उस हिसाब से जाना होगा। अच्छा, क्या फ़ायदा होने वाला है? डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछूं, क्या नाम है आपका? संजय कुमार नाम है मेरा। संजय जी, क्या कहना है आपका? मतलब क्या फ़ायदा होने वाला है इससे? क्या मांग थी, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? सर, जातीय जनगणना से जो देश पे एक आवरण ढका हुआ है वो आवरण हटेगा, जिससे ये स्पष्ट होगा कि हमारे देश की योजनाएं, संसाधन या उपलब्धियां कौन उपभोग कर रहे हैं और कौन वंचित हैं। जो वंचित है उनमें भी एक ताकत आएगी कि हमारी संख्या इतनी है और हमको अधिकार इतने मिलने चाहिए। और जो लोग इन संसाधनों का बेनिफिट्स उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी अपने बेनिफिट्स का भी त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि जो वंचित है, क्योंकि देश की मुख्य धारा में समस्त वर्ग को लेकर चलना पड़ेगा सर। तो इससे
एक तो जो पीड़ित वर्ग है उसमें एक ताकत आएगी, और दूसरा विवश होगा कि हमको सबको साथ लेके चलना, समान रूप से साथ लेके चलना, और इस देश के संसाधन, योजनाएं और जो तमाम उपक्रम है उसका समान रूप से सभी लोग अब लाभ उठा सकेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय जाटव है, मैं छात्र नेता हूँ चौधरी चरण विश्वविद्यालय से। क्या आपको लगता है कि जातीय जनगणना से मतलब तमाम जातियों का उद्धार होगा? क्या होगा? दलितों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? ओबीसी पे क्या असर पड़ेगा? वो ऐसा है, जाति गणना से क्या है कि एक आम आदमी से लेकर बड़ा आदमी तक को एक जो सामाजिक क्या कह रहा है वो होती है मदद, वो मिलेगी उससे। ये बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, जाति गणना होनी चाहिए। नहीं, अब तो कह रहे हैं कि की जाए, मतलब सरकार ने घोषणा की है, क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे, घोषणा तो बहुत सारी सरकार आई करती रहती है, पर इस पर कोई काम हो जब भी तो पता चला है। यानी कि आपको अभी कहीं ना कहीं इसका संशय है कि अभी हो पाएगी? नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कनिष्क है ना। कनिक जी, आप बताइए क्या कहना है आपका? सर, मैं तो यही कहूँगा कि अगर सरकार इस तरह से सोच रही है जनगणना करवाने के लिए, है ना, तो एक सोचने में और करने में भी थोड़ा सा अंतर होता है ना। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि चुनाव को लेकर भी एक जुमला हो सकता है, तो ये कहीं जुमला बन के ना रह जाए, है ना। तो हम लोग भी सर बैठे हुए हैं ना इस चीज़ के लिए, आगे अपनी तरफ से पूरी जो आंदोलन हमारा चल रहा है इसे कंटिन्यू रखेंगे कि ये जो बात उठी है ये अपने मुकाम तक पहुँचे, है ना। और जो 85 और 15 की जो लड़ाई है ना, तो ये भी है कि इसका भी अंत जब ही होएगा कि जब जो 85% जो बोला जाता है, 15% बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं एक समानता हो जाएगी देश में और देश ही तरक्की करेगा, है ना। कोई नुकसान तो होएगा नहीं इससे, आगे देश तरक्की करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बात करूं तो यहाँ लोगों का कहना है कि एक चुनावी जुमला भी हो सकता है, मतलब कोई ना कहीं संशय अब भी है? नहीं, देखो, है तो ये जुमला, क्योंकि देखिए अभी इसकी समय सीमा कोई निश्चित नहीं है। और एक चीज़ आप मान के चलिए कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, और बीजेपी नहीं, तमाम लोगों को ये बात मालूम है कि धर्म की राजनीति को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे कर दें। ये बात बीजेपी भी जानती है। अगर ये सामाजिक न्याय और जो बीजेपी करती है तो ये तो अच्छी बात है ना, और जो आपकी मांग तो काफ़ी समय से रही है। नहीं, आप सुनिए, कैसे कैसे करेंगे? आपने महिला आरक्षण बिल पास करा दिया, 27 में क्यों देंगे भाई? आप 29 में आपने 27 कहा है, 29 में देंगे, क्यों देंगे भाई? जो बिल जिस दिन पास हो जाता है उसको आप इतना पीछे लेकर के क्यों जाना चाहते हैं? ऐसे तमाम निर्णय है कि निर्णय आप दे रहे हैं। साहब, बात ये है कि अभी तक तो सरकार जो है वो अभी तक मांग करते थे सरकार से, लेकिन वो उन्होंने कम से कम कदम तो उठाया। अब नहीं, कदम तो उठाया है, कदम उठाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमको उनको स्वागत करने में भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक बात मैं ये जरूर कहूँगा, ये यहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मेरा एक सवाल है कि ऐसा नहीं है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई आज से शुरू होगी है। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने पहला क्रांतिकारी कदम उठाया इस सामाजिक न्याय। उसके बाद में कबीर भी आए, रैदास भी आए, दादू आए, चोखा, बहुत सारे महापुरुष आए, बाबा साहब आए, मान्यवर काशीराम जी आए, लोहिया जी भी आए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत की जो बहुजनों की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो ओबीसी की राजनीति करने वाले लोग हैं, कि देखिए सामाजिक न्याय की लड़ाई धार्मिक व्यवस्थाओं की कुरीतियों के खिलाफ पनपती है। कोई लीडर अपने आप को धार्मिक चोला ओढ़ करके कभी भी सामाजिक न्याय की लड़ाई का पैरोकार नहीं बन सकता, सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ नहीं सकता। आप पॉलिटिकली वोट मांग सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन भारत की राजनीति का ये भी दुर्भाग्य है कि तमाम ओबीसी के बहुत सारे लीडर रहे जो अपने आप को सामाजिक पुरोधा बताया, लेकिन वो कहीं ना कहीं धार्मिक चोला उतारना नहीं चाहते। और जब तक आप धार्मिक चोला नहीं उतारेंगे तब तक आप सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमज़ोर ही करेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, तमाम सरकार पहले पॉलिटिकल पार्टियों ने मांग तो की लेकिन कभी पहल नहीं की। अब बीजेपी ने इसकी पहल की है और वो उन्होंने कहा है कि अब हम जातीय जनगणना कराएंगे, उससे लोगों को फ़ायदा भी होगा। देखिए, आपका एक थोड़े से दिनों का पहले का एक डिसीजन भी ध्यान दिला देता हूँ सरकार का ही, क्रीमी लेयर का, कि SC ST में भी क्रीमी लेयर लगेगा। तो संशय तो सर यहाँ पे भी है, जब क्रीमी लेयर SC ST में लगेगा तो ये बेनिफिट कैसे पहुँचवा पाएंगे, जब वहीं से उन्हीं के अधिकारों को काटने की कोशिश की जा रही है। EWS को लेके आए, इस देश के अंदर सामाजिक आधार पर किसी को रिजर्वेशन मिलता था सर इस देश के अंदर, ये आर्थिक आधार पर लिया है। सर यूपी गवर्नमेंट के अंदर पता है क्या हो रहा है, जो स्कॉलरशिप SC ST OBC को जो स्कॉलरशिप मिलता था वो पहले सामाजिक और आर्थिक एक इनकम सर्टिफिकेट भी उसमें लगता था सर।
जो इस बच्चे को पढ़ने का सहारा हो जाता था कि वो जीवन में आगे बढ़ सके, पढ़ लेगा, कि स्कॉलरशिप मिल गया, फीस हो गई और ये सब मिल गया। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया सर, अब अंक के आधार पर स्कॉलरशिप मिलता है सर। जिसके 60% से ऊपर होंगे उसे तो स्कॉलरशिप मिलेगा, और वो मिलेगा भी नहीं मिलेगा ये भी कंफर्म नहीं है। आप किसी से तमाम लोगों से पूछ लीजिए कि कितने लोगों का स्कॉलरशिप रुका हुआ है। आपको लगता है कि और जो सरकार ये कराएगी तो कोई फायदा नहीं होगा? देखिए, ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, फायदा तो होगा। ये फायदा सर, जब सामाजिक आंदोलन हमारा आज का थोड़ी ना है, हम यहाँ से आगे की लड़ाई भी जानते हैं लड़ना। अगर एक बार ये बोले और जो कराएं तो उसके आगे भी हम अधिकार लेना जानते हैं। हमारी डिमांड यहीं तक थोड़ी ना है कि जातिगत जनगणना का आंकड़ा आ गए और हम अपने कमरे में बैठ गए, ये नहीं है। सामाजिक आंदोलन हमसे पहले भी चलते रहे हैं, अब भी हम चला रहे हैं और हमसे आगे भी कोई लोग चलाएंगे। और जो हो जाता है तो क्या लोगों को फायदा तो मिलेगा? नहीं, जाहिर सी बात है, जो डिमांड है वो इसी आधार पे है। इस देश के रिसोर्सेज में सबको भागीदारी मिले, एक समानता आए। एजुकेशन सर, अभी तक तो एक समान एजुकेशन नहीं कर सके हैं ये, तो सामाजिक आधार पर ये सामाजिक वैल्यू किसी को समान कर देंगे तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इस देश के अंदर बहुत सी समानताएं लाने की जरूरत है कि एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन कर दें सर, तभी समानता की भागीदारी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि इससे जो सरकार ने फैसला किया है या जो उन्होंने कहा है उससे फ़ायदा होगा? देखिए, इससे फ़ायदा तो होगा। जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनका पता चलेगा शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक कितना सुधार हुआ आज़ादी के बाद। देश में कितना उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर पर सुधार हुआ और समाज में मुख्य धारा में कहाँ आज वो लोग खड़े हैं। लेकिन सवाल वही है कि सरकार इसे ईमानदारी के साथ लागू करे। संशय यही है कि ईमानदारी कितनी होगी केंद्र सरकार की। सिर्फ चुनावी स्टंट इसे ना बनाया जाए, इसका चुनाव में इस्तेमाल ना किया जाए, इसे ज़मीन पर लागू किया जाए। हाँ। तो ये मेरठ के हमने बताया कि अनुसूचित जाति के और दलित वर्ग के लोग हैं जिनसे हमने बात की कि जो सरकार ने फैसला किया है, सरकार ने कहा है कि अब जातीय जनगणना होगी, ये सरकार ने कहा है। तो इनका कहना है कि जो सरकार ने कहा है वो पूरी तरीके से ज़मीन पर उतरना चाहिए। ये घोषणा नहीं हो रहनी चाहिए कि घोषणा कर दी और उसका भी टाइम भी नहीं दिया और नहीं हुआ। तो इनका कहना है कि सरकार की ये पहल अच्छी है और ये इनकी बहुत दिनों से मांग भी थी और ये होनी भी चाहिए, लेकिन ये घोषणा बन के ना रह जाए। इसका ज़मीन पे ये पूरी योजना उतरनी चाहिए और जातीय जनगणना पूरे हिसाब से और पूरे सही तरीके से होनी चाहिए। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।